हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम ब्रांच अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ब्रांच अकाउंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ब्रांच अकाउंटिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा दैट विल बी स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांच अकाउंट में स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में वी हैव टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स आल्सो। हमें वेरियस अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं जिसमें हमें अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो इन दिस वे तो हमें अकाउंट भी बनानी है, लेकिन सबसे पहले जो मेरा पॉइंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो रहेगा डिस्कशन ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन करते हैं और हम हर एस्पेक्ट को देखना चाहते हैं, हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना चाहते हैं और हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी और उसकी साइमल्टेनियस हम पोस्टिंग भी करेंगे अपने 5 अकाउंट्स में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ओपन करते हैं 5 अकाउंट। तो जब भी स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का सम होगा तो आई हैव टू प्रिपेयर 5 अकाउंट्स। अब कौन से वो 5 अकाउंट होंगे थोड़ा हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले जो मेन अकाउंट होगा दैट विल बी ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट ओपन होता है दैट इज ऑलवेज ऑन आईपी। ये आईपी पे ही होता है, जिसको हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस पे ही होता है। तो नंबर 1 बेसिक अकाउंट, मेन अकाउंट हमारा होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। नंबर 2 हम ओपन करेंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट। 3 हमारे पास होता है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। कई तरह के हमारे ब्रांच एक्सपेंस आते हैं जिनमें हमारे कैश भी होते हैं और नॉन कैश भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। और नंबर 4 अकाउंट होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये भी हम ओपन करेंगे। एंड नंबर 5 अकाउंट होगा ब्रांच P&L अकाउंट। तो ब्रांच P&L को मैंने सबसे टॉप में रखा हुआ है, सो दैट विल बी गिविंग अस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो ब्रांच P&L में हमें या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या हमें नेट लॉस मिलेगा। तो हमें 5 अकाउंट को साइमल्टेनियसली ओपन करना है। तो जैसे हमें सम मिलता है ब्रांच एंड स्टॉक डेटर सिस्टम में, ब्रांच स्टॉक डेटर सिस्टम का अगर हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हमें साइमल्टेनियसली अपनी आंसर शीट में 5 अकाउंट को भी ओपन कर लेना चाहिए। और एंट्री, तो एंट्रीज को हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे और उनकी पोस्टिंग हम यहाँ पे शो करेंगे, उनका क्या रिजल्ट होगा और कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो ये मेरा इस अपने प्रॉब्लम नंबर 1 में जो मेरी इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होगी, एग्जांपल की प्रॉब्लम होगी, तो इसमें मैं शो करूंगा हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस मे बी अपीयरिंग, कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, उसकी पोस्टिंग हम कैसे करेंगे, उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। सो इन दिस वे डिटेल्ड एनालिसिस विल बी डन बाय मी इन दिस वीडियो रिगार्डिंग स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो एक बात मैं फिर बताना चाहता हूं, ब्रांच अकाउंट में अगर मेन हमारा कोई मेथड होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होगा, वो होगा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो इस वीडियो में, तो इस लेक्चर में मेरा ये होगा कि आई हैव टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट टू द स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट करूं और उनका कोई डाउट ना रहे, ये मेरी कोशिश होगी। दैट विल बी माय एफर्ट। तो आई एम स्टार्टिंग विद द अकाउंट्स। तो सबसे पहले मैंने अपने अकाउंट्स ओपन कर लिए। नंबर 1 मैंने ब्रांच स्टॉक बनाया, वहां पे पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट हमने ये स्पेस दे दिया। उसके बाद ब्रांच डेटर अकाउंट बनाया, देन ब्रांच एक्सपेंसेस का स्पेस दिया, देन हमने ब्रांच एडजस्टमेंट का स्पेस दिया, लास्ट में हमने ब्रांच P&L अकाउंट ओपन कर लिया।
अब मैं सम की वेट करूंगा और सम में हम देखेंगे जो जो ट्रांजैक्शन होंगे उसको हम साइमल्टेनियसली पोस्टिंग करेंगे। अगर 2 अकाउंट में पोस्टिंग होगी तो साइमल्टेनियसली 2 अकाउंट्स में भी हम पोस्टिंग करेंगे, ताकि हमारी बाद में कोई मिस्टेक ना रह जाए, कोई ओमिटेंस, कोई ओमिशन ना रह जाए। तो हम कोई भी एंट्री को छोड़ना नहीं चाहते, ताकि हमारा जो आंसर है दैट विल बी राइट आंसर, दैट विल बी करेक्ट आंसर। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं, हमारे कई तरह के ट्रांजैक्शंस होंगे। तो ये जो मेरा वीडियो होगा दैट विल बी डिटेल्ड एनालिसिस ऑन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ये ब्रांच अकाउंट का डिटेल्ड एनालिसिस होगा, जिसमें हमारा मेन मेथड होता है जिसको हम कहते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो इसमें हमें 5 अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। नंबर 1 हमारा होता है ब्रांच स्टॉक, जो बनता है इनवॉइस प्राइस पे। तो यहाँ पे मैंने इनवॉइस प्राइस भी लिख दिया, और इनवॉइस प्राइस पे ही हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट ओपन होता है हमेशा। अब सबसे पहले एंट्री करने से पहले मैं देख रहा हूं कि हमारे पास सम में कई बार ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होता है। सिमिलरली ओपनिंग डेटर भी गिवन होते हैं और क्लोजिंग डेटर भी गिवन होते हैं। अब सबसे पहले अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन है वो इनवॉइस प्राइस पे गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे गिवन होगा। तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री हमें पता है ओपनिंग बैलेंस की भी नहीं होती और क्लोजिंग बैलेंस की भी नहीं होती। तो इसके लिए हम ब्रांच स्टॉक में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख रहे हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट लिखेंगे। सिमिलरली क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक की आइटम आएगी। सिमिलरली ब्रांच डेटर में भी मान लो मेरे पास ओपनिंग डेटर गिवन है, तो ब्रांच डेटर अकाउंट के डेबिट में हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मेरे ओपनिंग डेटर होंगे। और क्लोजिंग में हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, लास्ट में लिखते हैं क्योंकि हमारे जो क्लोजिंग है वो लास्ट में होते हैं। तो ये हम करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारे होंगे क्लोजिंग डेटर। तो 2 एसेट हमारे पास होती हैं, एक ब्रांच स्टॉक होता है, एक ब्रांच डेटर होते हैं, जिनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमने नोट कर लिया। डेबिट क्रेडिट को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नंबर 1 ट्रांजैक्शन, अब नंबर 1 ब्रांच अकाउंट में ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, वो होता है गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब जब ब्रांच में गुड्स सेंड की जाती है तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में क्या एंट्री बनेगी। तो हेड ऑफिस हमें पता है कि गुड्स सेंड करता है ब्रांच को बेचने के लिए, और जो प्रॉफिट होता है वो भी हेड ऑफिस का ही होता है। तो ब्रांच ने सिर्फ कमीशन पे काम करना होता है। ब्रांच इज लाइक एजेंट, ब्रांच इज लाइक कंसाइनी एंड हेड ऑफिस इज लाइक कंसाइनर। तो यहाँ पे हम करें नंबर 1 ट्रांजैक्शन, जब गुड्स को भेजा गया ब्रांच में, गुड्स बेचने के लिए अलग सिटी में हमें बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, एक्चुअली अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, तो उन्होंने ब्रांच को गुड्स सेंड की। तो नंबर 1 ट्रांजैक्शन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में क्या आएगा, तो यहाँ पे नंबर 1 ट्रांजैक्शन ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब जब भी गुड्स सेंड की जाएंगी बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, तो ब्रांच स्टॉक उनका इंक्रीज होगा, यानी ब्रांच में सामान बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा। तो जो स्टॉक बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, तो इसलिए इसकी एंट्री बनती है ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब मैंने कहा हमें साइमल्टेनियसली यहाँ पे पोस्टिंग भी करनी है ताकि हम बाद में भूल ना जाएं। अब पहली एंट्री होगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हमने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जो गिवन था, और सेकंड ट्रांजैक्शन मेरा आएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो पहली एंट्री होती है गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। तो जब भी हेड ऑफिस सेंड करता है तो हमारा ब्रांच स्टॉक इंक्रीज होता है। तो ये एंट्री बनेगी ब्रांच स्टॉक के डेबिट में हमने लिख दिया टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब सेकंड ट्रांजैक्शन, मैंने सेकंड ट्रांजैक्शन ये सोचा कि क्या हो सकता है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन होता है कई बार रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस।
तो कई बार ब्रांच वाले जो हमारे मैनेजर है, ब्रांच जो एजेंट है, कई गुड्स को हेड ऑफिस को रिटर्न कर देता है। अगर हमें रिटर्न टू हेड ऑफिस लिखा है तो सेकंड ट्रांजैक्शन एंट्री क्या बनेगी, ये बनेगी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ये हमारी एंट्री बनेगी, तो ये एंट्री होगी यहाँ पे, ये होगी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे हमने कर दिया गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो अगर हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम कर रहे हैं तो जो एंट्री हमने पहले की थी उस एंट्री को हमें रिवर्स कर देना है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन मेरा रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पहली एंट्री हमने की थी गुड्स आर गोइंग आउट एंड ब्रांच स्टॉक हमारा बढ़ रहा था क्योंकि हेड ऑफिस गुड्स सेंड कर रहे थे। अब है रिटर्न टू एचओ, अब हम एचओ को वापस कर रहे हैं ब्रांच वाले, तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी और ये बनेगी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक। अब ब्रांच स्टॉक हमारा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमारी गुड्स वापस जा रही हैं हेड ऑफिस में, तो यहाँ पे हमारा होगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये आएगा ब्रैकेट में हमने लिख दिया रिटर्न। या तो हम क्रेडिट में माइनस कर सकते हैं या हम डेबिट में भी, अगर मान लो मैंने गुड्स सेंट टू ब्रांच यहाँ पे की हैं तो यहाँ पे भी हम रिटर्न को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न नेट हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी, तो नेट गुड्स सेंट टू ब्रांच हमारी यहाँ भी आ सकती हैं या हम उनको क्रेडिट भी कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, या तो हम इस एंट्री के हिसाब से उनको क्रेडिट में कर दें, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में ले आए, या तो हम इनकी रिटर्न को यहीं डेबिट में से लेस भी कर सकते हैं। तो ये हमारी होती है रिटर्न टू एचओ। तो या तो हम यहां से लेस कर दें या उसको क्रेडिट में शो कर दें, जिसको हम कहेंगे रिटर्न्स। तो रिटर्न हमारा ब्रांच स्टॉक अब क्रेडिट हो जाएगा, रिटर्न जो है माइनस हो जाएंगी। तो ये हमारे दो ट्रांजैक्शन है। अब थर्ड ट्रांजैक्शन हमने सोचा कि कई तरह के ब्रांच एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ते हैं और जिसकी रिमिटेंस कौन करता है, हेड ऑफिस। तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में एंट्री क्या बनेगी, अब हमारी एंट्री बनेगी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब नंबर 1 ट्रांजैक्शन मैंने कैश एक्सपेंस का लिया। अब कई तरह के हमारे कैश एक्सपेंस भी होते हैं, जैसे हम कहते हैं सैलरीज एंड वेजेस पेड, रेंट पेड, इंश्योरेंस पेड, एडवर्टाइजिंग पेड, कई हमारे कैश के एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर कैश के एक्सपेंडिचर होंगे तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में क्या एंट्री बनेगी, वो बनेगी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब मैंने जो थर्ड अकाउंट ओपन किया वो हमने पहले ही ओपन कर लिया था ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। अब उसमें उसकी पोस्टिंग कर देंगे तो ये डेबिट में आ जाएगा टू कैश, क्योंकि हमारे पास एंट्री बन रही है ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश। तो ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट में हम पोस्ट करेंगे टू कैश। तो यहाँ पे कैश के एक्सपेंडिचर लेने पड़ेंगे। कैश के होंगे सैलरीज एंड वेजेस, रेंट पेड, इंश्योरेंस पेड, एडवर्टाइजिंग पेड। तो ये हमारे सारे एक्सपेंस जो कैश के रिलेटेड होंगे, ये एंट्री बनेगी ब्रांच एक्सपेंसेस में आ जाएगा टू कैश। अब नंबर 4 ट्रांजैक्शन हमने कौन सा लिया है, कई बार हमारे कैश के भी एक्सपेंडिचर होते हैं, कई बार हमारे नॉन कैश के भी होते हैं। अब नॉन कैश का मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं यहाँ पे, वो होते हैं बैड डेट्स। अब बैड डेट्स होते हैं उनमें कैश अपीयर नहीं होता, कैश की कोई इंकरिंग नहीं होती। तो यहाँ पे एक होता है बैड डेट्स, एक हमारे होते हैं डिस्काउंट अलाउड टू डेटर और एक हमारे होते हैं अलाउंसेस टू डेटर। अगर हमारे सामने लिखा है कोई हमने बैड डेट दिए, कोई हमने डिस्काउंट अलाउड टू डेटर किया, कोई हमने अलाउंसेस टू डेटर दिए, अगर इस तरह का सम आता है कस्टमर को दिया, तो हमारी एंट्री नंबर 4 क्या बनने वाली है, वो है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड। अब बैड डेट्स भी ब्रांच एक्सपेंस ही हैं, डिस्काउंट अलाउड को भी हम ब्रांच एक्सपेंस में ही करेंगे, अलाउंसेस को भी हम ब्रांच एक्सपेंस में ही करेंगे। तो ये एंट्री बनेगी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेटर्स। अब ये हमारे एक्सपेंडिचर जो हैं ये डेटर के रिलेटेड है, जिनको हम कहते हैं नॉन कैश।
तो ये हमारे नॉन कैश है। तो इसका मतलब ये होगा कि ब्रांच एक्सपेंस में ये भी डेबिट होने वाला है, तो वहां पे जो ट्रांजैक्शन होगा उसकी हम पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ब्रांच एक्सपेंस में हम करेंगे टू ब्रांच डेटर्स, तो यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंडिचर आएंगे। अब सिमिलरली अब इसकी डबल पोस्टिंग होगी, यहाँ पे लिखेंगे टू ब्रांच डेटर। अब ब्रांच डेटर में भी हमें पोस्टिंग करनी है। हमें पोस्टिंग के बारे में बिल्कुल भी ये नहीं करना कि हम बाद में करेंगे, हमें इमीडिएटली साइमल्टेनियस हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी दो अकाउंट में। यहाँ पे डेबिट होगा टू ब्रांच डेटर और ब्रांच डेटर के क्रेडिट में होगा बाय ब्रांच एक्सपेंसेस। और ये कौन से एक्सपेंस है? ये हमारे होंगे नॉन कैश। अब नॉन कैश के बारे में बैड डेट्स हम जानते हैं, डिस्काउंट अलाउड हो सकता है, कोई हमने कस्टमर को अलाउंसेस दिए या उनको कोई छूट दी, कोई डिस्काउंट दिया, ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर होगा। तो ब्रांच डेटर के क्रेडिट में आएगा बाय ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट में आएगा टू ब्रांच डेटर। तो ये होंगे नॉन कैश एक्सपेंडिचर। इस तरह से हमने अकाउंट ओपन किए हुए हैं, जैसे हमें ट्रांजैक्शन बनता जा रहा है उसकी हम साथ साथ में पोस्टिंग करते जाएंगे, तो जिससे हमें कोई भी हमारा ओमिशन नहीं होगा, कोई भी हमारी मिस्टेक नहीं होगी। तो मैंने अभी तक 4 ट्रांजैक्शन किए। नंबर 5वां ट्रांजैक्शन हमने ये सोचा है हमें मिलता है कैश। तो कई बार हम कैश या चेक कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डेटर, तो जिसको कहते हैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, तो उसकी एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेटर। अब ब्रांच डेटर के क्रेडिट में आएगा जहां पे हम पोस्टिंग करेंगे। नंबर 1 ट्रांजैक्शन होगा बाय कैश। बाय कैश का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जिसको कहते हैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। इसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेटर। तो ब्रांच डेटर से कैश मिला तो उनके क्रेडिट में चला जाएगा बाय कैश। तो ये हमने पोस्टिंग क्रेडिट में कर दी है और ये हमने किया बाय कैश। अब नंबर 6 ट्रांजैक्शन जो मेरा मेन ट्रांजैक्शन होता है, अब यहाँ पे हमें 2 टाइप की सेल को डिस्कस करना है। तो मान लो पहली सेल हम कहते हैं कि क्रेडिट सेल हुई है। मान लो हम कहते हैं हमने क्रेडिट सेल की, ब्रांच वालों ने क्रेडिट सेल की, तो उसकी एंट्री क्या होगी उसको हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे अपने अकाउंट में। तो नंबर 1 में ले रहा हूँ क्रेडिट सेल, ये मेरी 6th एंट्री होगी। इसकी एंट्री बनेगी ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो जब भी हमारी क्रेडिट सेल होती है तो हमारे ब्रांच डेटर इंक्रीज होते हैं, डेटर हमारे बढ़ते हैं, लेकिन स्टॉक हमारा डिक्रीज होता है। तो जब भी हमें सेल करनी होती है तो हमें स्टॉक तो देना ही पड़ेगा, सामान मुझे देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ब्रांच स्टॉक विल बी डिक्रीजिंग, दैट इज गोइंग आउटसाइड टू द कस्टमर। वो कस्टमर के पास जा रहा है हमारा स्टॉक, लेकिन हमारे डेटर इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि ये हमारी आज की क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल की एंट्री बनेगी ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है वो डिक्रीज हो रहा है, ब्रांच स्टॉक डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे हम करेंगे बाय ब्रांच डेटर। तो ये क्रेडिट में आ जाएगा क्योंकि स्टॉक इज गोइंग टू डिक्रीज, वो हमारा कस्टमर के पास जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा बाय ब्रांच डेटर, ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्रेडिट सेल, तो यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर ब्रांच डेटर में देखा जाए इसका डबल इफेक्ट, तो ब्रांच डेटर के डेबिट में आएगा क्योंकि हमारे ब्रांच डेटर इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक और ये होगा क्रेडिट सेल। हमने क्रेडिट सेल कर दी, यहाँ पे क्रेडिट होगा, यहाँ पे डेबिट होगा। तो ये हमें 2 ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली करने होंगे। अगर हम एक ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पे मिस्टेक हो सकती है, हम कुछ ओमिट कर सकते हैं, भूल सकते हैं, ट्रांजैक्शन को नहीं भी पोस्ट कर सकते। तो इसके लिए मेरा जो है पॉइंट है वो हमें साइमल्टेनियसली कर देना चाहिए। जो भी एंट्री मिले हम साथ साथ में जो डबल एंट्री बनती है उनको डबल अकाउंट में पोस्ट करते जाएं, देयर विल बी नो मिस्टेक। तो मैंने यहाँ पे स्टॉक के क्रेडिट में किया क्रेडिट सेल और ब्रांच के डेटर में हमने कर दिया टू ब्रांच स्टॉक, ये भी हमने कर दिया। उसके बाद हम चल रहे हैं, एक हमारी होती है कैश सेल। अगर कैश सेल हुई है तो हमारी एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
टू ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक फिर भी हमें देना पड़ेगा, सामान हमें देना पड़ेगा टू द कस्टमर, तो लेकिन हमें यहाँ पे कैश मिल रहा है, तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय कैश। तो इसकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक, तो इसको हम कहते हैं दैट इज ए कैश सेल। तो ये हमारी कैश सेल की ट्रांजैक्शन है, ये भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अभी तक हमने यहाँ तक 7 ट्रांजैक्शन किए, तो ये हमारे कैश और क्रेडिट सेल को भी इंक्लूड करते हैं। अब नंबर 8 ट्रांजैक्शन, ये हमने सोचा क्या होता है जनरली, कई बार हमारे रिटर्न बाय कस्टमर, कई बार हमारे जो डेटर हैं स्टॉक को रिटर्न कर देते हैं, गुड्स को रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि दे विल नॉट बी प्रेफरिंग अवर गुड्स, क्योंकि वो कई बार हमारी गुड्स को प्रेफर नहीं करते, जिसको कहते हैं रिटर्न बाय कस्टमर, जिसको सेल रिटर्न भी कहा जाता है, रिटर्न बाय डेटर भी कहा जाता है। तो अगर हमारा रिटर्न बाय डेटर है तो हमारी एंट्री बनेगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेटर। तो जब भी हमारा सामान वापस आया, यानी जब हमें गुड्स वापस मिली, अगेन हमारा ब्रांच स्टॉक बढ़ गया, यानी वो इंक्रीज हो गया, तो उसकी एंट्री बनेगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेटर। अब ब्रांच स्टॉक में हमें लिखना है टू ब्रांच डेटर, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे रिटर्न बाय कस्टमर। तो जब भी स्टॉक इंक्रीज होगा वो डेबिट में होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे डेटर डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने रिटर्न कर दिए हैं गुड्स। तो किन्हीं डेटरों ने गुड्स अगर रिटर्न किए हैं तो डेटर हमारे डिक्रीज होंगे, तो डिक्रीज में हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक। तो स्टॉक में डेबिट होगा, ये आप पोस्टिंग ध्यान देना, स्टॉक में हम डेबिट करेंगे टू ब्रांच डेटर, लेकिन डेटर के हम क्रेडिट में करेंगे और ये लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक, ब्रैकेट में लिखेंगे रिटर्न बाय डेटर और कस्टमर। तो ये यहाँ पे क्रेडिट होगा और वहां पे ये डेबिट होगा। अभी तक हमने ये किया। अब यहां तक मेरे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आ चुके हैं जो हमारे ब्रांच स्टॉक के हैं। अब नंबर 1 मेरा वर्क होगा कि मुझे अपने ब्रांच स्टॉक को बैलेंस करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक हमने पहले ही नोट डाउन कर लिया, क्लोजिंग भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे रिटर्न भी है, कैश सेल भी है, क्रेडिट सेल भी है, रिटर्न बाय कस्टमर भी है, एवरीथिंग इज देयर। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया। अब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे कई बार ब्रांच स्टॉक को जब भी हम बैलेंस करते हैं, कई बार हमें शॉर्टेज मिलती है, शॉर्टेज को हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस, और कई बार हमें सरप्लस भी मिलता है। तो नंबर 1, अगर हमें शॉर्टेज मिलनी होगी तो हमारा ट्रांजैक्शन क्या होगा। अब हमने ब्रांच स्टॉक को बैलेंस किया, अगर हमारी डेबिट साइड एक्सीड करती है तो यहाँ पे जो भी ये बैलेंस आएगा, यहाँ पे जो भी बैलेंस होगा दैट विल बी शॉर्टेज। अगर डेबिट साइड एक्सीड करेगी तो क्रेडिट में आपका शॉर्टेज होगा। अब शॉर्टेज को हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस या लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। अब ये जो लॉस होगी इनमें 2 कंपोनेंट होंगे, क्योंकि जो भी हमारा ब्रांच स्टॉक बन रहा है दैट इज ऑन इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस का मतलब है इसकी हमें लोडिंग अलग करनी पड़ेगी और रियल कॉस्ट हमें अलग करनी पड़ेगी। अब जो भी अगर मेरी डेबिट साइड एक्सीड करती है तो यहाँ पे अगर शॉर्टेज होगी तो इसके हमें 2 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। अगर लोडिंग होगी उसको हम ब्रांच एडजस्टमेंट में पुट करेंगे, अगर रियल कॉस्ट होगी इसके 2 कंपोनेंट्स को हम डालेंगे ब्रांच P&L अकाउंट में। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमें देखना है, अगर लॉस होगा तो उसकी लोडिंग हमें अलग करनी पड़ेगी और रियल सीपी के लॉस को हमें P&L में पुट करना पड़ेगा। तो मान लो अगर हमारी डेबिट साइड एक्सीड करती है स्टॉक अकाउंट को बैलेंस करने में, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी। अब मैंने ये एंट्री बनाई है ब्रांच P&L अकाउंट डेबिटेड, ये हमारा रियल कॉस्ट प्राइस होगा लॉस का, और जो ब्रांच एडजस्टमेंट होगी ये हमारी होगी लोडिंग, क्योंकि हमें पता है इनवॉइस प्राइस में हमें लोडिंग भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर हमारा सीपी पे, अगर कॉस्ट प्राइस पे ये सम है कि हमारे एचओ ने 25% चार्ज किया, सीपी पे अगर 25% है जिसको हम 1/4 कह रहे हैं फॉर
फॉर एग्जांपल, तो इसकी लोडिंग कितनी बनेगी? तो लोडिंग बनेगी आईपी पे हम एग्जांपल लेंगे, दैट विल बी 1/5। तो इसकी लोडिंग जो होगी 1/5 होगी, जितना आईपी पे हमें प्राइस गिवन होगा। लोडिंग को हम ब्रांच एडजस्टमेंट में पुट कर देंगे और जो रिमेनिंग लॉस होगा उसको हम P&L में डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने दो ट्रांजैक्शन किए शॉर्टेज के, एक होगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, ये लोडिंग के लिए होता है जो हमने एक्स्ट्रा चार्ज किया, जो रियल लॉस होगा वो डालेंगे ब्रांच P&L में। अब यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो ब्रांच एडजस्टमेंट में डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिख दिया टू ब्रांच स्टॉक शॉर्टेज, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन अगर डबल पोस्टिंग है तो हमें साइमल्टेनियसली कर देनी चाहिए ताकि मिस्टेक ना हो। आई एम अगेन टेलिंग फॉर प्रिवेंशन फॉर मिस्टेक, अगेंस्ट मिस्टेक हमें प्रिवेंशन करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमारा लॉस हो रहा है तो अगर बाय ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा है तो एडजस्टमेंट में डेबिट हो जाएगा टू ब्रांच स्टॉक शॉर्टेज को हम यहाँ पे ले लेंगे, और जो रिमेनिंग P&L है, अब P&L अगर बाय ब्रांच P&L है तो P&L के भी डेबिट में हम लिख देंगे टू ब्रांच स्टॉक शॉर्टेज। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि टोटल हमारा जो ब्रांच स्टॉक है वो आईपी पे बन रहा है। तो इसका मतलब है अगर मुझे इसकी लोडिंग करनी है वो हम ब्रांच एडजस्टमेंट में पुट करते हैं, क्योंकि लोडिंग के लिए हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन हुआ है, और रियल सीपी के लिए हमारे पास है ब्रांच P&L अकाउंट। तो यहाँ के दो कंपोनेंट करने, एडजस्टमेंट हमारा डेबिट में चला जाएगा जो हमारी लोडिंग बताएगा, और ब्रांच P&L रियल कॉस्ट बताएगा, और वहां पे हमें लिखना है टू ब्रांच स्टॉक। अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो दोनों जगह वहां पे डेबिट पोस्टिंग होगी। अब सिमिलरली अगर मान लो हमारी क्रेडिट साइड ब्रांच स्टॉक को अगर हम बैलेंस करें, अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करती है तो इसको हम कहते हैं सरप्लस। अब सरप्लस के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, लोडिंग को हम डिफरेंट करेंगे, अलग करेंगे, और P&L यानी रियल जो हमारा सरप्लस कॉस्ट होगा, रियल प्राइस ऑफ सरप्लस होगा, उसको हम ब्रांच P&L में पुट करेंगे। बिल्कुल सेम, ये हमारा लॉस बता रहा है, शॉर्टेज बता रहा है, ये हमारा सरप्लस बता रहा है। तो ये अगर डेबिट में आ रहा है तो ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में जाएगा। अब एडजस्टमेंट में हमने क्या लिखना है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक सरप्लस, और यहाँ पे हम करेंगे बाय ब्रांच स्टॉक सरप्लस। अब P&L में रियल प्राइस ऑफ सरप्लस, और ब्रांच एडजस्टमेंट में ओनली लोडिंग, वहां पे हम ओनली लोडिंग करेंगे। लोडिंग का मतलब जितना हमने ओवरचार्ज किया था 1/4 अगर सीपी पे होगा, 1/5 हम आईपी पे लोडिंग देते हैं। तो लोडिंग हमारी एडजस्टमेंट में जाएगी, अगर डेबिट में होगी तो क्रेडिट में जाएगी, अगर क्रेडिट में होगी तो उसकी डेबिट में डबल पोस्टिंग होगी। तो एडजस्टमेंट में ये भी डेबिट, ये हमारा एडजस्टमेंट के डेबिट में जाएगा और P&L के भी डेबिट में जाएगा, और स्टॉक के क्रेडिट में होगा। तो इस तरह से हमें अगर डेबिट साइड एक्सीड करती है तो हमें शॉर्टेज मिलती है, अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करती है तो हमें सरप्लस मिलता है। उनके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हम एडजस्टमेंट में पुट करेंगे, साइमल्टेनियस क्रेडिट में एंट्री कर देंगे अगर हमें सरप्लस मिल रहा है, तो अगर हमें लॉस मिल रहा है तो हम डेबिट में कर देंगे, उसी एंट्री को हम P&L में भी अपने अमाउंट को वहां पे पुट कर देंगे। तो P&L रियल प्राइस के लिए होगा और एडजस्टमेंट हमारा लोडिंग के लिए होगा। तो ये हमें नोट करना है। यहाँ पे मैंने शॉर्टेज भी कर दी और सरप्लस भी कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हमारा क्लोज हो गया, इस अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। अब हम डेटर को भी क्लोज करेंगे, डेटर में भी सब कुछ आ गया। कई बार अगर ओपनिंग गिवन होगा तो क्लोजिंग हमें कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग आंसर भी आ सकता है। अगर क्लोजिंग है तो दोनों साइड हमारी मैच कर जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ब्रांच डेटर भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसी में हमारी रिटर्न भी है, क्रेडिट सेल भी है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। अब मुझे जाना है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में। अब ब्रांच एक्सपेंस में हमने दो ट्रांजैक्शन किए हुए हैं। कौन से ट्रांजैक्शन है? नंबर 1 है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, जो हमारे कैश के एक्सपेंडिचर है। कई हमारे नॉन कैश के भी है, जिसको हमने कहा था डिस्काउंट अलाउड, अलाउंसेस टू डेटर और बैड डेट। तो ये हमारे नॉन कैश होते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों ट्रांजैक्शन किए, ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश है, ये कैश के हैं, ये हमारे नॉन कैश के हैं।
जितने भी हमारे टोटल एक्सपेंसेस होंगे इसका हमने अब टोटल कर दिया, इसको हमें ब्रांच P&L में पुट कर देना है। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर को हम क्लोज कर देंगे बाय ब्रांच P&L। अब यहाँ पे हमने बाय ब्रांच P&L में क्लोज कर दिया। अब P&L में क्या होगा, अब P&L में हम डेबिट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टू ब्रांच एक्सपेंसेस। तो हमने कहा था हमें साइमल्टेनियस एंट्री करनी है, पहले हमने एक्सपेंस को डेबिट किया और इसको हमने क्लोज कर दिया बाय ब्रांच P&L में। अब P&L भी हमने ओपन किया हुआ है, तो अगर ये P&L के क्रेडिट में जा रहा है तो एक्सपेंस में क्या आएगा, इसकी जो रिजर्व होगा, पॉइंट होगा, वहां पे बनेगा ब्रांच P&L में आएगा टू ब्रांच एक्सपेंसेस। तो ये हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, तो ये अकाउंट भी हमारा बन गया। यहाँ पे पहले एक्सपेंस पुट करने हैं, इनको P&L में ट्रांसफर कर देना है और P&L के डेबिट में आ जाएगा टू ब्रांच एक्सपेंसेस, यानी डबल पोस्टिंग। अगर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है वहां पे डेबिट, ये हमें साइमल्टेनियसली इन अकाउंट में पोस्टिंग करते जाना है। अब मेरा जो नंबर नेक्स्ट पॉइंट रह गया वो रह गया रिगार्डिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हमारे 3 अकाउंट बैलेंस हो गए हैं, यहाँ से शॉर्टेज निकला, यहाँ से सरप्लस निकला, या शॉर्टेज होगा या सरप्लस होगा, यहाँ से इस अकाउंट को हमने बैलेंस कर दिया, डेटर भी हमने बैलेंस कर दिए, एक्सपेंसेस को हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया। अब नंबर 4 अकाउंट की बारी है जिसको हम कहते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट किसके लिए होता है, ये हमारी होता है लोडिंग के लिए। अब लोडिंग कितने पे होगी, नंबर 1 होती है ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग, नंबर 2 होती है गुड्स सेंट टू ब्रांच पे लोडिंग, नंबर 3 होती है क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग। 3 हम लोडिंग में लेते हैं। अगर हम रिटर्न को क्रेडिट करेंगे तो नंबर 4 लोडिंग भी हमें लेनी पड़ेगी, इसलिए हम कहते हैं कि रिटर्न को डेबिट में ही लेस कर दो, रिटर्न हमें यहीं पे नेट कर देनी चाहिए ताकि हमें बार बार लोडिंग ना लेनी पड़े। अब लोडिंग होगी, लोडिंग नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक पे, गुड्स सेंट टू ब्रांच पे और क्लोजिंग स्टॉक पे, क्योंकि ये तीनों ही हमारे आईपी पे हैं। और जो हमारी शॉर्टेज आया था, शॉर्टेज की लोडिंग हम पहले ही ले चुके हैं, उसकी डबल पोस्टिंग हम पहले ही कर चुके हैं, या सरप्लस आंसर मिला था उसकी भी लोडिंग हमने पहले ही कर दी एंट्री होने के साथ ही। अब मेन रह गई हमारी 3 लोडिंग। अब इसकी लोडिंग जो ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग है वो ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में जाएगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच की भी हम लोडिंग लेंगे, तो ये होगा बाय ब्रांच स्टॉक, ये होगा लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो यहाँ पे हमें गुड्स सेंट टू ब्रांच की भी लोडिंग लेनी है, तो यहाँ पे आएगा बाय ब्रांच स्टॉक, ये होगी गुड्स सेंट टू ब्रांच की लोडिंग, ये हमें नोट कर लेना है। यानी ओपनिंग स्टॉक की भी हमें लोडिंग लेनी है और गुड्स सेंट टू ब्रांच की भी हमें क्रेडिट में लोडिंग लेनी है, क्योंकि एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो लोडिंग के लिए बना है। यहाँ पे हम लोडिंग ही लेते हैं और जिनका आंसर हम कई बार ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट माना जाएगा तो एडजस्टमेंट का जो आंसर होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट माना जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट का आंसर हम कहेंगे वो होगा ब्रांच P&L का आंसर होगा नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। तो अगर ग्रॉस की बात है वो हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बताएगा। तो हमने 2 लोडिंग लेनी है, एक ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग हमने क्रेडिट में ली, एक गुड्स सेंट टू ब्रांच की लोडिंग हमने क्रेडिट में ली, और जो सरप्लस आया था इसकी भी हमने लोडिंग क्रेडिट में ले ली है। अब हम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें डेबिट में जाना पड़ेगा और ये होगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और ये आएगा हमारा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये क्लोजिंग स्टॉक की हमारी लोडिंग होगी। अब शॉर्टेज की लोडिंग हम पहले ले चुकी हैं, वो हमारी डेबिट में आ चुकी है। अब अगर क्रेडिट साइड हमारी एक्सीड करती है तो ये हमारा आंसर मिलेगा टू ब्रांच P&L, जिसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमने इसको बैलेंस किया, अगर क्रेडिट एक्सीड करती है तो यहाँ पे जो आंसर होगा उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। उसको कहाँ पे भेजा जाएगा, नंबर 5वां अकाउंट, वो होगा ब्रांच P&L अकाउंट, और यहाँ पे हम करेंगे टू ब्रांच P&L, ये हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारी डेबिट साइड एक्सीड करती है तो ये किस कहां पे जाएगा, ये जाएगा बाय ब्रांच P&L, जिसको हम कहेंगे ग्रॉस लॉस।
अगर बाय ब्रांच P&L है तो यहाँ पे आ जाएगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट, अगर डेबिट में होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। तो यहाँ तक हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे अब बैलेंस करना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है, सरप्लस की वैल्यू हमने यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे ले ली थी, जो P&L में नाम लिखा था वो हमने पोस्ट कर दी थी। अब क्रेडिट वाली हमने डेबिट कर दी थी, एक्सपेंस हमने पहले P&L में भेज दिए, तो डबल डबल पोस्टिंग करके हमने एक्सपेंस को भी ट्रांसफर डेबिट में कर दिया है। अब लास्ट एंट्री, अगर हमारा क्रेडिट साइड एक्सीड करती है तो हमारा आंसर होगा टू जनरल P&L, जिसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। अगर हमारी डेबिट साइड एक्सीड करती है तो यहाँ पे आ सकता है बाय जनरल P&L, जिसको हम कहेंगे नेट लॉस। कई बार नेट लॉस भी बन सकता है। तो अगर डेबिट एक्सीड करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा ब्रांच P&L अकाउंट में। तो यहाँ पे जो भी एंट्री मैंने की, ये हमने सरप्लस को ट्रांसफर किया, ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट को फिर ब्रांच P&L में भेजा, तो इसकी एंट्री होगी ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच P&L। जब जीपी को ट्रांसफर कर रहे हैं, जब लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। अगर फाइनल प्रॉफिट हमारा होता है तो वो एंट्री होगी ब्रांच P&L अकाउंट डेबिटेड टू जनरल P&L अकाउंट, जिसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। तो ये हमें माइंड में रखना है। तो 5 अकाउंट हम साइमल्टेनियसली ओपन कर रहे हैं, तो ताकि हमें मिस्टेक ना हो। जैसे हमें सम में ट्रांजैक्शन करना है, हमें साइमल्टेनियसली अगर 2 अकाउंट में पुट करना है तो दोनों अकाउंट में साथ साथ में हम ट्रांजैक्शन करते जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बाद में करेंगे या हम उस अकाउंट को लेट बनाएंगे, थोड़ी देर बाद इसको कंप्लीट करने के बाद बनाएंगे। अगर हम थोड़ा सा भी डिले करेंगे, देयर मे बी चांसेस ऑफ ओमिशन, हम भूल सकते हैं, हमारा क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा, हमारा आंसर इनकरेक्ट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइमल्टेनियसली पोस्टिंग करनी पड़ेगी। दैट इज द मेन लॉजिक ऑफ स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अगर आपको डबल ट्रांजैक्शन मिलते हैं, साइमल्टेनियसली उसकी डबल अकाउंट में पोस्टिंग करते जाओ। अगर डेबिट है, दूसरा क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये हमें 5 अकाउंट हमारे मैक्सिमम होते हैं, इनको हम ओपन करते हैं। जैसे हमें ट्रांजैक्शन मिलेगा, उसका फाइनल जो नेट प्रॉफिट होगा वो हमें मिलेगा ब्रांच P&L में। अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट देखना होगा, वो मुझे आंसर मिलेगा ब्रांच एडजस्टमेंट में। और ब्रांच एडजस्टमेंट इज मेंट फॉर लोडिंग, ये हमें माइंड में रखना है। ब्रांच एक्सपेंस में या तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी आएंगे या ओनली लोडिंग आएगी, दोनों ही बातें होंगी यहाँ पे। और ये हमें आंसर या तो ग्रॉस प्रॉफिट देगा और या हमें ग्रॉस लॉस देगा। तो यानी ट्रेडिंग अकाउंट का सेकंड फॉर्म हम कह सकते हैं, दैट इज नाउ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर हम P&L का सेकंड फॉर्म कहेंगे, वो हमारा ब्रांच P&L बनेगा, जहां पे हमें फाइनली नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वी कैन कैलकुलेट। तो ये मेरा मेथड था, इसको हमें ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना है और साथ साथ में हम अकाउंट में पोस्ट करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।